हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आज हम पढ़ने आ रहे हैं उसकी पूरी समरी, यानी 20 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर आपने इससे पिछली की वीडियो सेपरेट नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखो, इसके बाद इस चैप्टर पर आना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलपीजी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब हमने ये देखा कि हमारी इकोनॉमी की स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, अब हमें इस इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तब हमने अपने पास 3 साल का टाइम लिया। उसके बाद 1950 से 1990 तक में हमने कुछ पॉलिसीज चलाई, 5 ईयर प्लान्स वगैरह चलाए, लेकिन उनसे वो बात नहीं बनी जो हम चाहते थे। 1950 के जब देश आजाद हुआ तब हमने देखा कि हमारे देश की गुलामी के पीछे क्या रीजन रहा, तो वो रीजन निकला कि हमारे देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी थी। कोई भी बंदा आया और हमारी कंपनी को लूट के लेकर चला गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, वो इंडिया में आई, वर्क करना स्टार्ट किया, उसने हम पे रूल किया। इसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने हमें डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी थी। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि सेल्फ डिपेंड बनो, हमें किसी इकोनॉमी की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही सारे काम कर लेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी हब ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि वो हब ऑफ रॉ मटेरियल थी, है नहीं। वो कॉलोनियल टाइम में उन्होंने पूरा चूस डाला, जब खोखले हो गए तब उन्होंने हमें छोड़ा। फाइनली 1947 जब देश आजाद हुआ तब ये सारी चीजें चल रही थी उस दौरान पे, और हमारी इकोनॉमी जो पहले ओपन इकोनॉमी थी वो क्या कर दी गई थी, क्लोज इकोनॉमी कर दी गई थी। अब जब क्लोज इकोनॉमी कर दी तो कोई भी इंसान अकेले में कोई काम कितने लेवल तक कर पाएगा, उसे किसी चीज की तो बाहर वालों से जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से इंडिया को भी बाहर की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन 1990 में हमारी इकोनॉमी में ये देखा गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और ईंधन खरीदने के लिए सिर्फ 4 दिन का ही बचा है पैसा, और पैसा सारा जा चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा चुके हैं, बीओपी नेगेटिव में आ चुका है, डेफिसिट बीओपी हो चुका है। तो अब इकोनॉमी के अंदर एक नया रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी हो चुका था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इंडिया को रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट का हमें लोन लेना पड़ेगा। तो हम गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। जब हम वहां पर गए लोन की अर्जी दायर करने के लिए, तो हम लोगों ने जब लोन मांगा तो हमने मांगा $8 बिलियन का लोन। सोचो $8 बिलियन का लोन वो इंसान मांगा जिसका रहने के लिए सिर्फ 4 दिन का खाना बचा है। सोचो क्या कोई भी कंट्री ऐसे हमारी इकोनॉमी को लोन देगी? नहीं देगी। उन्होंने भी यही कहा कि हम आपको लोन ऐसे नहीं देंगे क्योंकि आपने अपनी इकोनॉमी के इंडस्ट्रीज को इतना चूस लिया है, इतने हार्ड रूल बना लिए हैं कि इंडस्ट्रीज पनप ही नहीं पा रहा, वो अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहा, इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, जिसके चलते आपकी इकोनॉमी के आज ये हालत है। इसका मतलब आपको अगर ये $8 बिलियन का लोन चाहिए तो आपको हमारे कुछ बंडल ऑफ रूल्स मानने पड़ेंगे, और वो रूल थे 3 LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के तहत उन्होंने बोला कि चीजों को आसान करो, उन चीजों को आसान करो जिनसे आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो सकती है। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जो चीज आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है कहने के लिए, फिर भी आप सोशलिस्ट वाले काम करते हो, सब जगह गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर रखा है, अपना कंट्रोल रिमूव करके प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दो, जिससे कंपटीशन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और मार्केट के अंदर कम प्राइस पे लोगों को सामान मिले। तीसरा ग्लोबलाइजेशन, अपनी क्लोज इकोनॉमी के दरवाजे खोल दो, ओपन इकोनॉमी बनाओ ताकि वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज जो बाहर खुली हुई है वो इंडिया में आके अपना सेटअप लगाए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और आपको इनकम भी मिलती रहे। तो यानी 3 एग्रीमेंट पे साइन मनमोहन सिंह ने किया। LPG जब उन्होंने साइन किया तो उनके अगेंस्ट में कई सारी पार्टियां खड़ी हुई कि मनमोहन सिंह ने एक बार फिर से हमारे देश को गुलाम बना लिया। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या बोला, वेट एंड वॉच, आने वाले टाइम में तो मैं पता चले कि मैंने क्या किया। विद इन 5 ईयर हमने वो $8 बिलियन का लोन उन्हें वापस लौटा दिया विद इंटरेस्ट के साथ। सोचो हमारी इंडिया की इकोनॉमी ने 5 साल में कितनी वृद्धि कर ली होगी जस्ट बिकॉज ऑफ LPG। सो नाउ इट्स टाइम टू हैव टू डिस्कस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय L and P and G। एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन चीजों को आसान बनाना, वो टोटली 5 जगहों पर हुआ। वो 5 जगह कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर लिबरलाइजेशन करना जरूरी था, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करना जरूरी था, टैक्स रिफॉर्म करना जरूरी था, ट्रेड में रिफॉर्म करना जरूरी था, और आपका फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन रिजर्व्स में रिफॉर्म करना जरूरी था। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म अगर आपको करना है तो इंडस्ट्रीज को आसान बनाओ, लाइसेंसिंग पॉलिसीज को रिमूव कर दो। आप किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो इंडस्ट्री काम करना चाहती है। बात समझ आई। नंबर 2 है कि इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करो, अब इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकती है। नंबर 3 डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिन जगहों पर पहले सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर सकती थी उनको हटाओ, अब उनका जहां मन करे वो काम कर सकती है, डी रिजर्वेशन कर दो।
नंबर 4, एमआरटीपी एक्ट को चेंज करो। एमआरटीपी एक्ट मतलब मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करो। मोनोपोली क्रिएट करने दो लोगों को, लेकिन मिसयूज मत करने दो। इस तरीके से हमने अपने यहाँ पर लिबरल किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अब बात होती है लिबरलाइजेशन किस सेक्टर के अंदर। अगला पॉइंट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर कि लिबरल करो फाइनेंशियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरल करने के लिए हमने आरबीआई के रोल को चेंज किया। पहले आरबीआई का रोल क्या था, रेगुलेटर, अब उसे बना दिया फैसिलिटेटर, यानी वो फैसिलिटेट कर गया। रेगुलेट तो करेगा लेकिन उतना नहीं जितना पहले करता था, अब वो फैसिलिटेट करेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आया ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक्स को आने का मौका दो जिससे कि हमारे यहाँ पर कंपटीशन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े कम से कम प्राइस के अंदर। और 1993 में पहली प्राइवेट बैंक आई थी एचडीएफसी बैंक, फिर लाइन से आने लगा आईसीआईसीआई, आईडीबीआई बैंक आई। अगर आज की में हम बात करें तो आप जानते हो बैंकिंग चैनल सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक चली। सो अगर वो उन दिनों प्राइवेटाइजेशन ना किया था तो हम एसबीआई पे डिपेंड होते, लाइनों में लगे रहते और कोई काम ढंग से नहीं होता। तो हमने फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए पहला काम क्या किया, हमने आरबीआई के रोल को चेंज किया, उसे रेगुलेटर से क्या बनाया, फैसिलिटेटर बनाया। दूसरा काम क्या किया, हमने बैंकों को प्राइवेटाइज किया कि प्राइवेट सेक्टर की बैंकें भी खुल सकती है। तीसरा हमने काम किया इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज किया। पहले जो लिमिट थी 40%, हमने बढ़ा के किया 51%। कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके 51% के शेयर की इक्विटी खरीद सकती है, जिससे उनका स्टेक बढ़ेगा और उनका इंकरेज होगा कि वो एफडीआई ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर करे। चौथा, ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस। अब कोई भी प्राइवेट बैंक अगर अपनी यूनिट खोलना चाहती है, अपनी ब्रांच खोलना चाहती है, तो वो ब्रांच इजीली खोल सकती है। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई की मान ले, पूरी नहीं मानिए, कुछ मानिए जो जरूरी है, और आप अपनी एक ब्रांच खोल सकते हो। एक या अनेक खोल सकते हो। आज में आप देखते हो एचडीएफसी या कोई भी बैंक है, उसकी कितनी सारी ब्रांच आपको हर दूसरे तीसरे गली के अंदर मिल जाती है। सो इस तरीके से हमने अपने पास रिफॉर्म लेकर आए किसके अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर का हमने लिबरलाइज किया। तीसरा हमने लिबरलाइज किसको किया, टैक्स रिफॉर्म को। टैक्स रिफॉर्म के अंदर आप जानते हो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर आप बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स होता है जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स हम शिफ्ट कर सकते हैं। हमने अपनी टैक्सेशन प्रणाली को चेंज किया, इस तरीके से टैक्सेशन प्रणाली को बनाया जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग उससे इंकरेज होकर और काम धंधे पे ध्यान दे पाए। उन्होंने क्या किया, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स के रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स दोनों के रेट को कम कर दिया, जिससे लोगों के पास परचेजिंग और रियल मनी बढ़ पाए, उनकी रियल मनी और परचेजिंग पावर बढ़ पाए इस वजह से। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जैसे कि आप जीएसटी का एग्जांपल जानते हो जो कि 31 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ। जीएसटी के पीछे क्या रीजन था, जो कपल ऑफ टैक्सेस है उनको रिड्यूस करके एक कर प्रणाली बनाओ जिससे चीजें सिंप्लीफाई हो। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। नाउ अब बात उठती है कि लिबरलाइजेशन करना जरूरी था फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज में किस तरीके से जरूरी था, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। उन दिनों पर हमने पैसों की वैल्यू को कम किया। देखने वालों को लगता है ये चीज खराब है, लेकिन उसके पीछे का रीजन जानो। अगर हम पैसों की वैल्यू कम कर देंगे तो लोग क्या समझेंगे, फॉरेनर्स, कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि यहाँ की करेंसी क्या है, लो चल रही है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो लो करेंसी का भी हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। नंबर 2 क्या हुआ, मार्केट डिटरमिनेशन एक्सचेंज रेट। हमने अपना एक्सचेंज रेट सिस्टम को बदला। जो पहले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट था, अब वो फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट कर दिया। पहले डॉलर के रेट फिक्स कर दिए जाते थे, अब हमने मार्केट डिमांड और फोर्सेस के हिसाब से डॉलर के रेट को डिटरमाइन करना शुरू कर दिया। इन चीजों से फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ा, यानी लिबरलाइजेशन किसमें है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास लास्ट, लिबरलाइजेशन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज के अंदर। हमने क्या किया, हमने रिमूवल किया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाई थी उनको रिमूव कर दिया जिससे व्यापार और आसानी से हो सके। दूसरा, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक बंदा जो जिसे हमें भगवान का दर्जा देना चाहिए एक्सपोर्टर को, और उस पर आप टैक्स लगा रहे हो, भैया वो इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है, उस पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव करो। तीसरा पॉइंट है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर कोई कैपिटल गुड्स हमें बाहर से मंगानी है, कोई ऐसी मशीन जो बाहर यूएस में मिलती है इंडिया में नहीं मिलती, यूएस से मंगाया और उस मशीन से हम प्रोडक्ट बना के वापस वही प्रोडक्ट हम किसको बेच सकते हैं, यूएस वालों को। तो ऐसी मशीन से अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाउन भी हो रहा है तो वो आने दो, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, और लगाओ भी तो कम लगाओ क्योंकि आपके फायदे का सौदा है। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया। चौथा पॉइंट क्या, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आपको कोई भी माल इंपोर्ट बाहर से मंगाना है तो उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, अब उसको लेने की जो प्रोसेस है उनको हमने क्या बना दिया, इजी बना दिया है कि हर इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी अगर इंपोर्ट लाइसेंस लेना चाहे तो वो ले सकता है। इस तरीके से हमने लिबरलाइजेशन 5 सेक्टर में किया। बताओ लिबरलाइजेशन कौन कौन से सेक्टर में किया, सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया। दूसरा हमने अपने पास किस चीज में किया, दूसरा आपको बता रहा हूं
फाइनेंशियल सेक्टर में किया, तीसरा टैक्स रिफॉर्म में किया, चौथा फॉरेन एक्सचेंज में किया, पांचवा ट्रेड में किया। बोलो इस तरीके से हमने लिबरलाइजेशन पांचों सेक्टर के अंदर करके चीजों को क्या बनाया, आसान बनाया। बात होती है प्राइवेटाइजेशन की। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जहां जहां खुली है उनको बंद करवा के हम क्या करें, वो सारा स्टेक किसके हाथों में दे दे, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे। आपको और याद होगा तो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था शेड्यूल ए में 17 कंपनियां जो कि किसको दी गई थी, पावर गवर्नमेंट को दी गई थी कि ये 17 कंपनियों का स्टेक कौन संभालेगा, गवर्नमेंट सेक्टर संभालेगी। इसके बाद फिर हमने क्या किया, उस स्टेक को कम कर दिया। अब सिर्फ गवर्नमेंट जो है शेड्यूल ए के अंदर 3 कंपनियों को संभालेगी और बाकी कंपनियां किसको दे देगी, प्राइवेटाइज कर देंगी। वो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकती हैं। वो 3 कंपनी कौन कौन सी जिन पर गवर्नमेंट ने आज भी कंट्रोल रखा हुआ है, एटॉमिक एनर्जी, इंडियन आर्म्स और रेलवेज। इन तीनों पर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी और बाकी सब क्या है कि प्राइवेटाइज सेक्टर को दीजिए, वो काम करेगी। जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया तो एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कई सारी इंडस्ट्रीज आ गई। मैं बात करता हूं आज मोबाइल फोन्स की। तो मोबाइल फोन में अगर मुझे आज फोन खरीदना है तो मेरे पास एप्पल एग्जांपल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, शियोमी है, एमआई है, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्या होता है, जब ऑप्शन अवेलेबल ज्यादा होते हैं तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, तो प्रोडक्टिविटी लोगों कंपनीज की बढ़ती है और कम रेंज के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी चीजें सस्ती हो जाती है और हमें फैसिलिटी भी ज्यादा मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। एक सेगमेंट के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज काम कर सकती है। तो हमने प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या किया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर से वो चीजें, गवर्नमेंट सेक्टर से वो चीजें किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। नंबर 2 है कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब उनके 51% शेयर किसने खरीद लिया, प्राइवेट सेक्टर खरीद लिए, तो वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इस तरीके से अगर हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया तो इसका हमें बेनिफिट भी मिला, क्योंकि आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन। गवर्नमेंट रूल अच्छे बना लेती है, प्राइवेट सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर लेती है। तो प्राइवेटाइजेशन करने से हमारे पास नई नई कंपनियां, वर्ल्ड क्लास की कंपनीज इंडिया के अंदर आके काम करना शुरू कर दी। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों बंद दरवाजे खोल दो। जब बंद दरवाजे खोले तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया एक मार्केट की तरह नजर आया और उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने पैसा इंडिया में लगाया तो इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कंपनीज डेवलप हुई, जिनसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ी और सबसे बड़ी चीज की एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। सबसे बड़ी चीज है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बंद दरवाजे जब हमने खोले तो कई सारे लोग हमारी इंडिया के ओर अट्रैक्ट हुए, जिससे हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली, जिसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बोलो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा है। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीजें थी हमारे पास, सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमने फॉरेन सेक्टर को बोला कि आप अगर एफडीआई को बोला कि अगर आप एफडीआई इंडिया में करना चाहते हो तो आप 51% तक का स्टेक उठा सकते हो, जो पहले कितना था 40% का स्टेक था। इसके बाद आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, 1 करोड़ तक की कोई कैपिटल गुड्स अगर इंडिया में आपको इन्वेस्ट करनी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आपको करनी पड़ेगी। और आप जानते हो हमारे इंडिया के अंदर 1992 में हमारे इंडिया का जो इंटेंजिबल एसेट्स था वो बहुत कम था, लेकिन उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोलो बात इस समय मतलब ग्लोबलाइजेशन के हमारे कई सारे इंपैक्ट अच्छे पड़े। पता है मनमोहन सिंह की वजह से आज हम मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबली कनेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से। वरना 1991 से पहले हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, हमारे पास बीएसएनएल का वो टेलीफोन वायर वाला था। इसके बाद वायरलेस का इंट्रोडक्शन कब हुआ, आफ्टर 1991 जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो आज मनमोहन सिंह अगर ना होते तो शायद हमारे जेब में फोन ना होता और ना ये यूट्यूब पे वीडियो आप देख पाते। ये सब उन्हीं की मिसाल है। हाँ अगर यूएस में होते तो भले काम बोले, लेकिन इंडिया में अगर आप पैदा होते और मनमोहन सिंह ना होते तो शायद ये काम नहीं हो पाता। हो सकता मनमोहन जैसा दिमाग किसी और को भी मिलता, लेकिन मनमोहन सिंह बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज चुनी थी। अब क्या होता है हमारे पास, जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो आउटसोर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी थर्ड पार्टी को उस काम को करने के लिए। इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी एमएनसीज हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करती हैं। उन आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि एक कंपनी अपने काम को बांट देती है और वो बांट के किसी और देश को दे देती है, वो देश उस काम को करने में बहुत परफेक्ट होता है। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए क्या होता है बाहर की कंपनियां जो कॉल सेंटर का काम होता है वो इंडिया को दे देती है। अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया से रेगुलेट की जाती है। अगर इंडिया यूएस में कोई एक आयरन मशीन खरीदी गई है या कोई एक मशीन खरीदी है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो जब फोन करेंगे हेल्पलाइन नंबर पे, तो वो हेल्पलाइन नंबर कहां पर आएगा, हमारे गुड़गांव में आएगा या इंडिया की अलग अलग यूनिट्स में आएगा और वो उनको असिस्ट करेंगे। दैट कॉल्ड आउटसोर्सिंग। बोलो समझ आया। अब आउटसोर्सिंग में हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जेनपेक्ट होगी, टाटा कंसल्टेंसी होगी, बीपी होगी, एचसीएल होगी, इंफोसिस होगी, विप्रो होगी, ये सारी वो कंपनीज है जो वर्ल्ड क्लास में अपनी सर्विसेज देती हैं, आउटसोर्स करती हैं। बोलो समझ आया। आउटसोर्सिंग का क्या बेनिफिट है, किन किन जगहों पर आउटसोर्सिंग होती है, अकाउंटिंग में होती है, इंश्योरेंस में होती है,
म्यूजिक लाइन में होती है, फिल्म लाइन के अंदर होती है, बीपीओस के अंदर होती है, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर होती है, इंश्योरेंस के अंदर होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में होती है। मतलब देयर आर कपल ऑफ रूल्स जहां पर हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। बोलो समझ आया। इसके अलावा बात करते हैं अपने पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले जो नाम था वो था गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, गेट था। गेट की जो स्थापना की गई थी वो 1948 में 1948 के अंदर की गई थी। उन दिनों पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 23 कंट्रियां थी जो रजिस्टर्ड थी गेट के अंदर एज अ मेंबर के रूप में। लेकिन बाद में हमने गेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, WTO। कब किया, 1955 में। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 163 कंपनी 164 है, 164 मेंबर कंट्रीज बन चुकी है हमारे यहाँ पर, यानी 164 कंट्रियां इस एग्रीमेंट के तहत आ चुकी हैं। बात ही होती है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, कल को कोई दिक्कत हो जाए तो न्याय की मूर्ति कौन बन के खड़ा होगा, WTO बन के खड़ा होगा या गेट बन के खड़ा होगा। कल को कोई दिक्कत आती, कोई एक कंट्री बोलती है कि नहीं हमें तो इतने में एग्रीमेंट करना है, लेकिन एग्रीमेंट उतने में नहीं हुआ, यानी कोई भी दुख दर्द होते है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, WTO उस चीज का निपटारा करेगा। बात करते हैं WTO क्या होना बहुत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी WTO का होना। एक बार फिर से सुन लो, WTO का पहले नाम क्या था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जो कब बना था, 1948 में बना था। कितनी कंट्रियां थी उस टाइम पे, 23 कंट्रीज थी। इसके बाद उसका नाम कब चेंज किया, 1955 में। क्या नाम रखा, WTO रखा। एट प्रेजेंट WTO में कितनी कंट्रीज है, 164 कंट्रीज है जो एज अ मेंबर ट्रीट की जाती है। WTO के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब वो बैरियर होती है जहां पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देते हो, और नॉन टैरिफ बैरियर वो होती है जहां आप टैक्स नहीं लगाते बल्कि एक अमाउंट फिक्स कर देते हो, इसके बियॉन्ड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। दोस्तों जब आप इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दो तो ट्रेड कैसे होगा, तो WTO का मेन काम क्या था, इस ट्रेड को, इस बैरियर को रिमूव करना, जो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों के रूप में हो सकती है। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट रूल्स बेस्ड टेक्निकल मैकेनिज्म, यानी वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों याद करना, ट्रेड के अंदर मल्टीलैटरल ट्रेड होता है और बायलैटरल ट्रेड होता है। बायलैटरल ट्रेड मतलब जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करती है, और मल्टीलैटरल जब दो से ज्यादा कंट्रीज क्या करती है, ट्रेड करती है। थर्ड पॉइंट हमारा टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विस, हमें ट्रेड एंड सर्विसेज को क्या करना है, बढ़ाना है, उसके स्कोप को बढ़ाना है। फोर्थ का फंक्शन होता है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरी दुनिया के जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से क्या करना, यूटिलाइज करना, जिससे हर इकोनॉमी को क्या मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। चौथा पॉइंट है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए WTO का गठन किया गया। सो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर की समरी की है, पर समरी तब देखना तब फायदा होता है जब आपने स्पेशली इनकी क्लासेस देखी हुई हो, ठीक है दोस्तों। सो गाइस आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप हमसे हमारी बुक परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया, आप उस पर कॉल करिए और ये देखिए बुक आपको कैसे मिल सकती है। कोई भी चैप्टर के रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आपको डाउट 24 घंटे के अंदर दूंगा, और डाउट डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, आप वहां पे फॉलो अप करके हमसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।